अपना क्या बोलते हैं, हमारे बिहार छोड़ के दूसरे इलाके में हम जाएं तो डर तो लगता ही है ना सर। मैं क्या करें, मजबूरी की वजह से जाना पड़ता है ना सर। लगता है, हर इंसान को डर लगता है। मजबूरी में जान लेकर बीवी बाल बच्चा को छोड़ के दूरी में रहते हैं तो डर तो लगेगा। बिहारी मजदूरों ने कैसे खड़ा कर लिया अपना देश। सिर्फ 36 बिहारियों ने कैसे बसाया अपना पूरा देश। मॉरिशस अफ्रीका में बसा एक ऐसा देश जहां अभी भी 48% आबादी हिंदू धर्म से बिलोंग करती है। यही वजह है कि इसे आज मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंडियन डायस्पोरा इन मॉरिशस। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 191 साल पहले 1834 में भारत से 36 बिहारी मजदूरों को एक समूह में मॉरिशस पहुंचाया गया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी गुलाम बनाकर फैक्ट्री में काम करवाने के लिए ले गई थी। लेकिन कुछ सालों बाद इन मजदूरों ने वहां एक गांव नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा देश ही बसा लिया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे इन 36 मजदूरों ने पूरा का पूरा देश बसा डाला। आखिर कैसे 36 मामूली बिहारियों ने अपने संघर्ष के दम पर पूरे देश पर कब्जा कर लिया। आखिर क्या है इन भारतीय मजदूरों का वो सच जिसे कोई नहीं जानता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन 36 बिहारी मजदूरों की उस कहानी के बारे में बताने वाले हैं जिसने अफ्रीका के एक देश में अपनी हुकूमत कायम की। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे ये मजदूर भारत में से मॉरिशस पहुंचे और आखिर क्यों उन्हें वहां ले जाया गया। दरअसल 18वीं सदी की बात है। भारत में अकाल और भुखमरी बढ़ने लगी थी, जिसके चलते करीब 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई। उस वक्त देश में ब्रिटिशर्स की पकड़ मजबूत हो गई थी। ब्रिटिश हुकूमत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक रास्ता निकाला जिसे द ग्रेट एक्सपेरिमेंट नाम दिया। इसके तहत बंधुआ मजदूरों को कर्ज के बदले में काम करने का लालच दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मजदूर के ऊपर कर्ज है और वो कर्ज नहीं चुका पा रहा तो वो अंग्रेजों के पास गुलामी करेगा और इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। इस दौरान मजदूर को अपनी गुलामी के बदले कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा उन दिनों अंग्रेजों को चाय और कॉफी का चस्का लग गया था जिसमें शक्कर भी इस्तेमाल होती थी। उस वक्त शक्कर का उत्पादन कैरिबियन आइसलैंड और मॉरिशस और आसपास के द्वीप में होता था। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने कैरिबियन द्वीपों पर गन्ने की खेती बढ़ा दी, जिसके लिए भारतीय मजदूरों को मॉरिशस लाया जाने लगा। 10 सितंबर 1834 को कोलकाता के एटलस नाम के जहाज से 36 मजदूर को मॉरिशस के लिए रवाना किया गया। ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे और कोलकाता में काम करते थे। 53 दिन के सफर के बाद 2 नवंबर 1834 को जहाज मॉरिशस पहुंचा। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतने कम मजदूरों ने मॉरिशस में अपनी इतनी बड़ी आबादी कैसे फैला दी। दरअसल शुरुआत में ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय मजदूरों को 5 साल नौकरी देने का वादा कर मॉरिशस भेजा। पुरुषों के लिए 5 रुपए महीना और महिलाओं के लिए 4 रुपए महीना तनख्वाह तय की। इसके लिए पहले उन्हें एक ऐसे एग्रीमेंट को साइन कराया जाता जिसे भारतीय गिरमिट कहा करते थे और साइन करने वाले मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता था। इस एग्रीमेंट को ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज चार्ल्स ने बनाया था। 2 नवंबर 1834 को पहले जहाज में 36 गिरमिटिया मजदूर पहुंचने के बाद साल दर साल ये सिलसिला जारी रहा। 1834 से 1910 के बीच 4.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को भारत से मॉरिशस भेजा गया। भारतीय मजदूर मॉरिशस पहुंचकर वहीं बस जाते और उनकी अगली पीढ़ियों ने मॉरिशस को अपना ही देश माना। जिस घाट पर पहली बार भारतीय मजदूर उतरे उसे आज अप्रवासी घाट बोला जाता है। इसकी याद में हर साल 2 नवंबर को मॉरिशस में अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है और इस तरह मॉरिशस में पूरी की पूरी भारतीय आबादी ही मेजोरिटी में बस गई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर एग्रीमेंट खत्म होने के बाद ये मजदूर भारत लौटकर वापस क्यों नहीं आए। क्या इनके पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं था, और अगर था तो क्यों नहीं आए। दरअसल गिरमिटिया एग्रीमेंट के तहत भारतीय मजदूर 5 साल काम करके वापस भारत आ सकते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन्हें वापस आने ही नहीं दिया। मॉरिशस से भारत वापस आने का एक ही रास्ता था, समुद्री जहाज जिन पर अंग्रेजों का कब्जा रहता था।
मजदूरों को मॉरिशस में अमानवीय स्थिति में रखा जाता था, ना उन्हें हर महीने मजदूरी मिलती थी और ना ही समय पर खाना। 1860 में एग्रीमेंट में घर वापसी की बात को ही हटा दिया गया। इसके बाद दुनिया के अन्य देशों में शक्कर उत्पादन जब बढ़ने लगा तो 1878 में लेबर लॉ पास किया गया, जिसके बाद मजदूरों को समय पर तनख्वाह मिलने लगी। 19वीं सदी की शुरुआत में शक्कर का उत्पादन लगभग सभी देशों में होने लगा था। इस दौरान औद्योगिक क्रांति भी आ गई थी और लोग अपने हक के लिए लड़ने लगे। नतीजन 1917 में मॉरिशस में आंदोलन की वजह से गिरमिटिया मजदूरों को भारत वापस भेजने का फैसला लिया गया, लेकिन तब तक भारतीय मजदूरों की 3 से 4 पीढ़ियां मॉरिशस में जन्म ले चुकी थी। ये लोग मॉरिशस को ही अपना देश मानने लगे थे, इसलिए ज्यादातर मजदूर यहीं रुक गए। इनफैक्ट 1931 में मॉरिशस की 68% आबादी भारतीय थी। वहीं आज भी तकरीबन आधी से ज्यादा की आबादी भारतीय ही है। आज भी तकरीबन यहाँ एक पूरा का पूरा तबका भारतीय है। लेकिन आखिर एक पूरा का पूरा देश गिरमिटिया मजदूरों ने कैसे बसाया और कैसे एक भारतीय शख्स ने मॉरिशस का पहला प्रधानमंत्री बनने का तमगा हासिल किया। बता दें कि 18वीं सदी में भारत से मॉरिशस आए गिरमिटिया मजदूरों में राम गुलाम परिवार भी शामिल था, जिन्होंने मॉरिशस को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलवाई। 1896 में 18 साल के मोहित रामगोपाल बिहार से मॉरिशस आए थे। वो उन हजारों भारतीय मजदूरों में से एक थे जिन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाया गया था। मोहित ने शुरुआत में मजदूरी की, लेकिन बाद में एक चीनी मिल में नौकरी करने लगे। उन्होंने भारतीय परंपरा, खासकर भोजपुरी भाषा और हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय समुदाय एकजुट होता गया। इसके बाद 1935 में मोहित के बेटे शिव सागर रामगुमलाम इंग्लैंड में पढ़ाई कर मॉरिशस लौटे। इंग्लैंड में शिव सागर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नेताओं से प्रभावित हुए। इसके चलते उन्होंने मॉरिशस में मजदूरों के अधिकारों और वोटिंग के अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उन्होंने लेबर पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाई और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। नतीजन 1968 में मॉरिशस आज़ाद हुआ। शिव सागर मॉरिशस के राष्ट्रपिता और पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मुफ्त शिक्षा शुरू की और कई सामाजिक सुधार किए। 1982 में उनकी पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन राम गुलाम परिवार का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। शिव सागर के बेटे नवीन चंद्र राम गुलाम ने राजनीति में कदम रखा और 1995 से 2014 तक 2 बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने। वहीं 2024 में उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला। इस तरह आज भी मॉरिशस की हुकूमत एक भारतीय के हाथ में है और आज भी मॉरिशस में हमारे बिहारी भाइयों का राज चलता है, जो कि हम सभी के लिए गर्व की बात है। इस तरह जाहिर होता है कि हमें भारतीयों ने अपनी मेहनत, सच्चाई और दृढ़ संकल्प से मॉरिशस जैसे अफ्रीकी देश में भी अपने ध्वज का पताका कायम किया और आज भी मॉरिशस में हिंदुओं का एक तरफा राज चलता है। मॉरिशस की संस्कृति, परंपरा और रहन सहन भी हम हिंदुओं की तरह ही है। जब हिंदू देवी देवताओं को पूजा जाता है और यहाँ के मंदिरों में हरे कृष्णा हरे रामा का जाप होता है। मॉरिशस में भारतीय संस्कृति का प्रभाव अब भी बराबर ही देखने को मिलता है। यहाँ के अधिकांश लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और भारतीय त्योहारों जैसे दीपावली, होली, गणेश चतुर्थी आदि बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय पारंपरिक संगीत, नृत्य और भोजन का मॉरिशस की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार मॉरिशस में आकर भारतीय मजदूरों ने न केवल कड़ी मेहनत की, बल्कि उन्होंने कई सामाजिक संघर्षों का सामना भी किया। शुरुआत में उन्हें अत्यधिक शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया। भारतीय मजदूरों ने खुद को संगठित किया और मॉरिशस के समाज में अपनी पहचान बनाई। देयर इम्पैक्ट ऑन द आइसलैंड्स कल्चर एंड इकोनॉमी की रिपोर्ट में कहा गया कि आज 191 साल बाद हम देख सकते हैं कि इन 36 मजदूरों ने सिर्फ मॉरिशस में एक नया समुदाय नहीं बनाया, बल्कि एक समृद्ध और जीवंत भारतीय संस्कृति को भी स्थापित किया। वे मजदूर जो कभी अपने परिवार और गांव से दूर अजनबी देश में काम करने के लिए भेजे गए थे, अब मॉरिशस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप इन बिहारी मजदूरों के दृढ़ संकल्प और संघर्ष के बारे में क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे और भी कमाल के वीडियोस आने वाले हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।